बच्चों, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिंदी से। हिंदी की वर्णमाला है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। और हिंदी भी आप सभी को पता है हर एग्ज़ाम में ही आती है, और इससे भी ज़्यादातर हिंदी में वर्णमाला से ही क्वेश्चन बनते हैं। और आगे के जो हैं संधि, समास या फिर जो भी चैप्टर हैं वो आगे पढ़ेंगे। तो आज जो शुरू करते हैं हम वो करते हैं वर्णमाला। तो पढ़ते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो पहले वर्णमाला की परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्ण कहते हैं। इसमें आते हैं कि वर्ण क्या चीज होती है और व्यवस्थित समूह क्या होता है। तो व्यवस्थित समूह जो होता है वो होते हैं इकट्ठे, या फिर इसको कह सकते हैं कि क्रम के अनुसार वर्ण। अब वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण में एक आता है अक्षर, व वर्ण में अंतर। तो पहले हम क्या देखेंगे? अक्षर और वर्ण में अंतर। पहले बात करते हैं अक्षर की। अक्षर हम किसे कहते हैं, फिर इसके बाद हम बताएंगे वर्ण कि वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले बताते हैं अक्षर किसे कहते हैं। तो अक्षर कहते हैं मुख से निकली हुई ध्वनि, मुख से निकली हुई ध्वनि, मुख से निकली हुई ध्वनि, मुख से निकली हुई ध्वनि आकाश में व्याप्त हो जाती है। आकाश में व्याप्त हो जाती है। व्याप्त यानी आकाश की ओर चली जाती है, आकाश में मिल जाती है, उसी को हम अक्षर कहते हैं। व्याप्त हो जाती है, उसी को अक्षर कहते हैं। हो जाती है, उसे अक्षर कहते हैं। अक्षर कहते हैं। तो अक्षर के बारे में जाना हमने। अक्षर को हम कहते हैं कि मुख से जो हम बोलते हैं, हमारी जो ध्वनि ये निकल रही है, ये ध्वनि निकल के आकाश में जाएगी, तो इसको हम कहेंगे अक्षर। अब बात करते हैं वर्ण की। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण कहते हैं हम मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप दे देना। मुख से क्या कहते हैं? मुख से निकली हुई ध्वनि, मुख से निकली हुई ध्वनि को लिखित रूप दे देना। लिखित रूप दे देना। तो क्या है बच्चों? अक्षर हो गया हमारा मुख से निकली हुई ध्वनि जो आकाश में जाकर व्याप्त हो जाती है, उसको कहते हैं अक्षर। और वर्ण कहते हैं मुख से निकली हुई ध्वनि जिसको हम लिखित रूप दे देते हैं, उसको कहते हैं वर्ण। अब आगे हम बात करते हैं वर्ण की। देखो, वर्ण जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो ये हम जानते हैं। पहली होती है भाषा की सबसे छोटी
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। मौखिक इकाई। और दूसरी होती है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। कौन सी? लिखित इकाई। हाँ तो बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। तो भाषा की जो सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है उसको कहते हैं ध्वनि। क्या कहते हैं? ध्वनि। और जो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है उसको कहते हैं वर्ण। तो बच्चों, ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि वर्ण क्या होते हैं, वर्ण को क्या कहते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार के होते हैं। हाँ तो बच्चों, अब बात करते हैं हम वर्ण की कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो आपने देखा होगा 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। 52 में ये किस तरीके से होते हैं ये देखते हैं। देखो, होते हैं पहले 11, फिर 33, फिर 2, फिर 4 और फिर 2। इस तरीके से हम इनको बांटते हैं। ये होते हैं हमारे स्वर, यानी कि 11 स्वर। ये होते हैं हमारे व्यंजन, 33 व्यंजन। 2 होते हैं हमारे अयोग बाहा। अयोग बाहा। 4 होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। और ये 2 होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये 52 प्रकार के जो वर्ण होते हैं हमारे, ये इन सब में बटे हुए होते हैं। 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोग बाहा, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आते हैं हम स्वर पे। तो स्वर होते हैं हमारे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ और औ। तो ये 11 हमारे व्यंजन हो गए। आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, औ। ये तो हो गए हमारे स्वर। अब बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन में भी एक टाइप होता है वर्गीय व्यंजन। उसको हम कहते हैं, इसमें इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्ग में होते हैं। बिल्कुल 5 इधर से होंगे और 5 इधर से होंगे। इसकी बात हम बाद में करेंगे। अब खाली यही देखेंगे कि व्यंजन कितने होते हैं। तो व्यंजन होते हैं कै, खे, गे, घे और अंगा। इसको हम अड़े खाली नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अंगा। आगे आता है चे, छे, जय, झे, इया। आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, इसको भी अड़े खाली बोलते हैं, इसको भी अड़े खाली बोलते हैं। लेकिन जब हम कंपटीशन वाला हिंदी पढ़ते हैं, कंपटीशन वाली हिंदी पढ़ते हैं, तो इसको बोलते हैं हम अंगा और इसको बोलते हैं इया। आगे देखते हैं टे, ठे, डे, ढे, अणे, इसको बोलते हैं अणे। आगे है ते, थे, दे, धे,
न। आगे है पे, फे, वे, भे, मैं। और इसमें आते हैं ये, रे, ले, वे, और ये आगे 4, और फिर आते हैं से, और है। देखो ये जो है 4 व्यंजन और ये वाले जो 4 व्यंजन, इनको बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन और इनको बोलते हैं हम ऊष्मीय व्यंजन। तो इनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी खाली हमको केवल देखने हैं व्यंजन। तो ये कितने हो गए? 33 हो गए। अब बात करते हैं अयोगवाह की। किसकी करते हैं? अयोगवाह की। तो ये 2 होते हैं, एक होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, ये 2 होते हैं, पहला होता है अनुस्वार और दूसरा होता है विसर्ग। ठीक है, अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो ये 4 होते हैं, छ, त्रे, ज्य और श्र। देखो इसको ग बोलते हैं, लेकिन इसको ग नहीं बोला जाता है। जब हम इनको तोड़ेंगे, मतलब ये 2 अलग वर्णों से मिलकर बने होते हैं। ये देखते हैं, छ बना होता है क प्लस स से, और ये त्रे बना होता है त प्लस र से। ये ग बना होता है ज प्लस इया। तो ज प्लस इया मिलाकर क्या हो गया? जिया। तो इसको जिया ही बोलते हैं। आपने देखा होगा, जिसको इसका हिंदी भाषा का या वर्णों का जिसको ज्ञान होगा थोड़ी बहुत, वो इसको ग नहीं बोलता है, वो इसको बोलता है जिया। और ये श्र बना होता है से प्लस र। तो ये हो गए हमारे 52 वर्ण, 11 स्वर, 33 व्यंजन, 2 अयोगवाह, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छिप्त व्यंजन। इसमें अब 2 आते हैं उच्छिप्त व्यंजन। ये होते हैं ड और ढ। इन उच्छिप्त व्यंजनों का कहीं कहीं प्रयोग होता है, वरना तो इन्हीं का होता है, इसका या फिर इसका। इसलिए इनको इन वाले व्यंजनों से अलग रखते हैं, क्योंकि इनके नीचे सबसे जो खास पहचान होती है इनकी होती है इन वाले बिंदुओं की। ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब बात करते हैं स्वर की। किसकी? स्वर की। सबसे पहले देखते हैं हम स्वर की परिभाषा। तो हिंदी में स्वर है, स्वर की परिभाषा देखते हैं कि स्वर किसको कहते हैं। तो स्वर कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिना किसी रुकावट के, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है कहने का मतलब ये है, स्वर हम उनको बोलते हैं जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी रुकावट के होता है, उसे क्या कहते हैं हम? स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए आदि। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से, यानी कि बिना किसी रुकावट के होता है, जैसे कि आ, ई, उ, ए आदि। अब बात करते हैं हम व्यंजन की। इसकी व्यंजन में क्या होता है? इसी का उल्टा होता है। व्यंजन की परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप
स्वतंत्र रूप से नहीं होता है, नहीं होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है उनको क्या कहते हैं हम? व्यंजन। जैसे कै। अब ये कै है, अब इसमें भी दो चीजें होती हैं व्यंजन में भी। जैसे ये वाला कै है, इस कै को कहेंगे हम पूर्ण कै। इसमें होता है कै हलंत ए, तो इसमें क्या शामिल है? ये ए, तो ये क्या है? स्वर है। अर्थात ये दूसरी परिभाषा है इसकी व्यंजन की। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। वर्णों को व्यंजन कहते हैं। अर्थात स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। तो इसमें हमने जैसे में देखा कै बना है, कै हलंत ऐसे, तो ए क्या है? इसमें स्वर। और देखते हैं जैसे कि खे, इसमें खे आ गया, ये हलंत लग के आधा हो जाता है, और इसमें क्या आ गया? ए, तो इसमें भी ए स्वर आ गया। इसको हम पूर्ण व्यंजन बोलते हैं और इसको बोलते हैं खे व्यंजन। अब बात आती है, अब इसमें हमने ये तो समझ लिया कि व्यंजन क्या होते हैं और स्वर क्या होते हैं। अब जानते हैं कि अगर आधा व्यंजन आ जाए तब क्या करेंगे। आधा व्यंजन आ जाए, आधा व्यंजन कहने का मतलब है यदि ये ऐसे आ जाए हलंत लग के, इसको बोलते हैं आधा, और ऐसे, इसको तो तुम्हें पता ही चल गया है कि ये हो गया पूर्ण। ये पूर्ण शब्द हो गया क्योंकि इसमें क्या प्लस ए है, तो ये हो गया पूर्ण शब्द, ये हो गया हलंत। इसको हम बोलते हैं कि जिस शब्द में हलंत लगकर आएगा तो वो होगा हमारा अधूरा व्यंजन। जिस शब्द में हलंत लगकर आता है वो होता है अधूरा व्यंजन। तो अब बात करते हैं, ये अधूरा हो गया, ये पूर्ण हो गया, तो ये कैसा है? आधा, ये आधा व्यंजन है। अब बात करते हैं हम, अगर जो कोई अन्य स्वर आ जाए व्यंजनों में, कोई अन्य स्वर आ जाए, जैसे कि देखते हैं, जैसे जय ले लेते हैं, जय, ये कैसा है? हमारा पूर्ण है, यानी कि इसमें जय हलंत ए है, तो इसमें कौन सा स्वर आ गया? ए। अब आ जाए हमारा ये जय आ, तो व्याकरण का नियम कहता है कि अगर जो खाली जे आएगा तो उसमें ए स्वर होगा, अगर जो ये जा आ जाएगा जा, तो इसमें कौन सा स्वर हो गया? आ। तो व्याकरण का नियम कहता है कि अगर जो किसी व्यंजन में कोई अन्य स्वर आ जाता है तो वही हम लिखते हैं, ये नहीं लिखते हैं, उसके स्थान पर वही लिखते हैं जो व्यंजन में आता है। कहने का मतलब ये है कि जय हलंत आ, तो इसमें कौन सा स्वर आ गया? आ। आगे देखते हैं, जैसे कि हमारा आ जाएगा जी, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, फिर इसको, इसके बाद ऐसे ही संख्याएं आ जाएंगी। आगे ये सारी संख्याएं आ जाएंगी, तो जिसमें भी अन्य स्वर लगे हुए होते हैं
उनको व्याकरण के नियम के अनुसार अलग ही लिखा जाता है। तो इसमें हमारा ए आ गया, इसमें आ गया, इसमें आ जाएगा जय हलंत। इस पे कौन सी ई की मात्रा चढ़ी हुई है? देखो जो सी सीधे हाथ से मात्रा चढ़ती है, मतलब ये वाली मात्रा चढ़ती है, इसको कहते हैं बड़ी। और जो से लेफ्ट साइड से चढ़ती है उसको कहते हैं छोटी। तो इसमें कौन सी आ जाएगी? बड़ी। तो इसमें कौन सा स्वर आ गया? ये बड़ी वाली, यानी कि दीर्घ ई। इस वाले में आ जाएगा जय हलंत ई। इसके अंदर आ जाएगा जय हलंत ऊ। इधर की जो मात्रा होती है, मतलब राइट साइड की जो मात्रा चढ़ती है उनको उसको बोलते हैं दीर्घ ऊ, और जो लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ती है उसको बोलते हैं छोटा ऊ। तो ये आ जाएगा हमारा जय हलंत ऊ। ये है री की मात्रा, जैसे ऋषि होता है तो ये आ जाएगा हमारा जय हलंत री। आगे बात करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा जय हलंत ए। ठीक है, अब ये आ जाएगा हमारा जय हलंत आई। ये ए आ जाएगा क्योंकि ये सिंगल मात्रा है तो ये ए आएगा, और ये डबल मात्रा है तो ये आई आएगा। अब आ जाएगा हमारा जय हलंत ओ। ये वाला स्वर आ गया हमारा ओ, यहाँ पे ए आई आ गया, यहाँ पे ए आ गया, और यहाँ आ जाएगा जे प्लस औ, जय हलंत औ। तो हमने क्या सीखा इसमें? ये वाला जो है हमारा अर्ध रूप है व्यंजन का, यानी कि ये आधा शब्द है। अगर जो कोई भी स्वर इसमें शामिल होता है तभी ये पूर्ण रूप से व्यंजन हो जाता है, यानी पूर्ण व्यंजन हो जाता है। अब अगर जो खाली हम ये लिखेंगे ये वाला, तो एक चीज होती है कि हर एक व्यंजन में स्वर, जो ए स्वर होता है वो मिक्स होता है। तो ए स्वर को हम शहीद स्वर के नाम से भी जानते हैं, ए स्वर को हम शहीद स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक है व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। आधा लिखने का तरीका। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो हमने कितने व्यंजन पढ़े थे? कुल कितने व्यंजन होते हैं हमारे? 33। तो हमारे कुल कितने व्यंजन होते हैं? 33। तो व्यंजन को आधा लिखने का तरीके में जो ये 33 व्यंजन होते हैं वो किस प्रकार बटे होते हैं, ये देखो। सबसे पहले 2 प्लस 9 प्लस 22। तो ये आधे लिखने के तरीके में 3 प्रकार से बटे हुए होते हैं, 2 प्लस 9 प्लस 22। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये 2 कौन कौन से होते हैं। तो ये 2 होते हैं कै और फै। इस चीज को जानने से पहले हम एक चीज और जानेंगे। ये देखो, किसी भी अक्षर को जब हम लिखते हैं तो उसका हम सिर बांधते हैं। जैसे कि हमने लिखा अक्षर, तो हमने इसका इस तरीके से सिर बांधा, ये आ गया। अब इसको हम अगर जो हम सिंगल शब्द लिखेंगे तो इसको और इसको जो सिर बांधते हैं अक्षर के जो ऊपर होती है, इसको बोलते हैं सिरोरेखा। क्या बोलते हैं इसको? सिरोरेखा। और इसको बोलते हैं खड़ी पाई। जिसको हम बोल देते हैं कि ये डंडा है, इसको डंडा नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। अब हमारे जो ये वर्ण व्यंजन को आधा लिखने का जो
इसके ऊपर डिपेंड करता है। जो शब्द के ऊपर होती है इसको शिरोरेखा बोलते हैं, जिससे हम सिर बांधते हैं, और जो ये खड़ा वाला डंडा होता है इसको बोलते हैं खड़ी पाई। तो ये हमारे दो होते हैं। ये जो होते हैं पूरे व्याकरण में, पूरे हिंदी वर्णमाला में, पूरी हिंदी व्याकरण में केवल दो ही शब्द, ये दो ही वर्ण ये ऐसे होते हैं जो इस खड़ी पाई को क्रॉस करते हैं, जो खड़ी पाई को पार करते हैं। दो शब्द ऐसे होते हैं जो खड़ी पाई को पार करते हैं, अब देखो इस वाले कै में, इस कै में ये हो गई खड़ी पाई, हमारी हो गई ना खड़ी पाई, और ये हो गई हमारी शिरोरेखा। अब जैसे हम इसमें लिखेंगे शिरोरेखा और खड़ी पाई में, जैसे हम है लिखेंगे तो है में क्या है, केवल हमारी शिरोरेखा आ रही है, है में केवल हमारी शिरोरेखा आ रही है, खड़ी पाई नहीं आ रही है। और हम क्या लिखेंगे तो इसमें हमारी दोनों आ रही है। देखो ये शिरोरेखा आ गई और ये जो आ गई ये हमारी खड़ी पाई आ गई। ठीक है, तो ये दोनों जो शब्द हैं इसमें भी देखो ये खड़ी पाई आ गई, ये शिरोरेखा आ गई। तो हिंदी वर्णमाला में केवल दो ही ऐसे शब्द हैं जो इस वाली खड़ी पाई से इधर आते हैं। देखो ये आ गया इधर, इसमें ये आ गया इधर, तो केवल ये दो ऐसे शब्द हैं जो इधर आते हैं। तो इनको आधा लिखने का तरीका, हम क्या देख रहे हैं, व्यंजन को आधा लिखने का तरीका। तो इनको जो हम आधा लिखते हैं तो वो हम ऐसे लिखते हैं, केवल इतना, और फै को जो लिखते हैं हम ऐसे लिखते हैं कि नहीं। तो इनका जो आधा लिखने का तरीका है वो इतना है, ऐसे। कहने का मतलब ये है शिरोरेखा से थोड़ा सा इधर, हल्का सा इधर, इस टाइप से ये आधा लिखा जाता है। ये हो गया हमारा आधा रूप, आधा रूप व्यंजन को लिखने का आधा रूप। और ये हो गया पूर्ण रूप, क्योंकि इसमें ये इसलिए पूर्ण रूप है क्योंकि इसमें कै और ए है, ठीक है, और इसमें फै हलंत ए है। ये चीज हमने ऊपर सिखा दी है, इसको बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम केवल देख रहे हैं आधा लिखने का, तो हम क्या देख रहे हैं, केवल आधा लिखने का तरीका। तो इनको जो आधा लिखा जाता है वो लिखा जाता है ऐसे। अब बात करते हैं हम इनकी। ये 9 जो व्यंजन होते हैं ये होते हैं जो नीचे की तरफ से, लोटनिक हो। लोटनिक का अर्थ होता है घुमावदार, जो घुमावदार हो नीचे से। तो ये कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 होता है अय्या, देखो ये है ना नीचे से घुमावदार। दूसरा होता है छ, ये है ना नीचे से घुमावदार। फिर आता है टे, ठे, ढे, अय्या आ गया, छ आ गया, टे आ गया, ढे आ गया, डे आ गया और ढे आ गया। इसके बाद आता है दे, रे और है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। वो होता है हमारा अड़, ठीक है। तो 9 ये वाले व्यंजन होते हैं जो नीचे की तरफ से लोटनिक हो, यानी कि घुमावदार हो। ये अय्या है, ये छ है, ये टे है, ये ढ है, ये अड़ है, ये दे, रे, है और अड़। तो कहने का मतलब ये है ये सारे अक्षर नीचे से लोटनिक है, यानी कि घुमावदार है। तो इनको जो लिखने का तरीका होता है, अब हमें वो देखना है कि इनका जो आधा रूप होता है, आधा रूप वो हम कैसे लिखते हैं। आधा रूप
तो इनको जो लिखने का आधा रूप होता है वो हम इनको ना ही हम इनकी सिरे रेखा हटा सकते। अगर जो कोई शब्द आ जाता है तो वो बात अलग है कि हम उसके नीचे ये लिख देते हैं, लेकिन इनको जो लिखने का तरीका है वो केवल इतना है, इस हम अइया को हलंत लगा के लिख सकते हैं। छह को भी हम हलंत लगा के लिख सकते हैं। टे के नीचे भी हलंत, ढ के नीचे भी हलंत, इसके नीचे भी हलंत, यानी कि सबके नीचे हलंत लगा के लिख सकते हैं। ठीक है, सबके नीचे हलंत लगा के लिख सकते हैं। तो इनको जो लिखने का तरीका होता है वो होता है हलंत लगाकर लिखना। तो कहने का मतलब ये है, जो ये नो व्यंजन है, जो लोटनिक व्यंजन होते हैं, उनको हम हलंत लगाकर आधा लिखते हैं। लिख लो नीचे कि हलंत लगाकर इनको हलंत लगाकर नीचे लिखते हैं, हलंत लगाकर आधा लिखते हैं, आधा लिखते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। ये जो दो व्यंजन है ये वाले समझ में आ गए, ये समझ में आ गए। अब बात करते हैं इनकी, ये कौन से होते हैं और इनको हम किस प्रकार से आधा लिखते हैं। ये जो व्यंजन होते हैं हमारे, ये कभी भी खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। लिखो, ये कभी भी खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं, पार नहीं करते हैं। ये व्यंजन होते कौन कौन से हैं, अब हम ये देखते हैं। देखो, इन वाले व्यंजनों में खड़ी पाई को पार करते हैं केवल दो होते हैं, और जो नीचे की तरफ से लोटनिक होते हैं वो 9 होते हैं हमारे। ये हमने पढ़ लिए। अब हमारा नंबर आता है 22। तो व्यंजन टोटल 33 है, इसमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं, 9 पढ़ लिए हैं कि इनका आधा रूप किस प्रकार से लिखा जाता है। अब आते हैं नंबर 22 पे। अब आते हैं 22। तो इनको जो आधा लिखने का तरीका है, तो ये जो होते हैं ये, या ऐसे लिखो, ये कभी भी खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। ये कभी भी खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। तो ये 22 होते कौन कौन से हैं, अब हम ये देख लेते हैं। हमने 2 में पढ़े थे कै और फै, 9 में पढ़े थे हमने, 2 में पढ़े थे हमने, इसको इधर लिख लेते हैं। 2 में पढ़े थे हमने कै और फै, 9 में पढ़े थे हमने अइया, 6 टे ठे ढे अणे रे दे है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 2 में हमने ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। अब बात आई इनकी, तो ये कौन कौन से होते हैं। देखो, क्या इसमें आ गया, इसमें आ जाएगा खे खे गे घे, अइया इसमें आ गया। आगे चे चे, छे इसमें आ गया, जे झे और अइया।
भ, मैं, न। और देखो इसमें आएगा त, थ, द, इसके अंदर आ गया ध, न, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आएगा हमारा इसमें य, र, ल। ये भी तो खड़ी पाई हुई है। य, र, ल, व। और आ जाएगा इसमें स, और स। तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो इसमें कौन सा फालतू है हमारा? ये नहीं आएगा। ठीक है, तो अब ये शब्द आ गए हमारे 22। हमने ये भी पढ़ लिए, ये भी पढ़ लिए। अब बारी है इनकी। अब आता है कि इनको आधा कैसे लिखा जाता है। इनको आधा कैसे लिखेंगे, इनका आधा रूप। तो इनको जो हम आधा लिखेंगे, इसमें हम ये वाली जो खड़ी पाई है, ये वाली सभी में है खड़ी पाई। देखो सभी में खड़ी पाई है। तो इसको जो आधा लिखने का तरीका है वो ये है कि इसकी हम ये खड़ी पाई हटा देते हैं। जैसे कि ये ख है, तो ख में से हमने खड़ी पाई हटाई नहीं। तो किसी भी अगर जो हम शब्द को लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे तख्त, तख्त को लिख दो त, ख, त। तो इसमें जो ये ख है, ये आधा, तो आधे में हमने खड़ी पाई तो हटाई है ना, खड़ी पाई ही हटाई है। तो इसका जो आधा रूप हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे ग है, ग का आधा रूप केवल हम ये बनाते हैं, इसकी खड़ी पाई हटा देते हैं। और घ हम ऐसे लिखेंगे, इसकी भी हम खड़ी पाई हटा देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जो ये वाले शब्द होते हैं ये कभी भी खड़ी पाई को पार नहीं करते हैं। और जब हम इनको आधा रूप लिखते हैं, जब इनको हम आधा लिखते हैं, तो हम इनकी जो ये खड़ी पाई होती है इसको हटा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का ये वर्णमाला का टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो। अभी हमारा नया सिस्टम है तो थोड़ी पढ़ाने में हिचक सी भी हो रही है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। और आज का जो ये हिंदी वर्णमाला का है, ये हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास दूसरे पार्ट में लेकर आएंगे। और बताना कमेंट बॉक्स में कि हमारी क्लास कैसी लगी।